हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स डे नंबर 6 की। साथियों, आज की क्लास में बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आने की संभावना 100% रहेगी। तो साथियों, इस चैनल पे आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके साथियों अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वहां पे जो आपको है टॉपर्स नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों, फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर देंगे ताकि आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए फटाफट से ताकि आज की क्लास का स्टार्ट किया जाए। और जो भी आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए, प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी क्लासों का, आप लोग जरूर देखिए। तो आशा है कि सभी जुड़ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट अंदाज में देखेंगे कि कैसा प्रश्न और कौन से चैप्टर, जी हाँ, वंशागति का आणविक आधार से चैप्टर नंबर डे 6 है और डे 6 में चैप्टर नंबर 6 को लाया गया है। वंशागति और आणविक आधार का टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव को हम आज मुट्ठी में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, आंसर भी पीडीएफ में है ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो रिवाइज करने में। पहला सवाल है साथियों, लैक्टोप्रेन में लैक्टोज का क्या कार्य करता है? लैक्टोप्रेन में लैक्टोज का क्या कार्य करता है? नियंत्रक है, प्रेरक है, अवरोधक है, इनमें हर प्रकार का है। बताइए, लैक्टोप्रेन में लैक्टोज का क्या कार्य है? नियंत्रण, प्रेरक, अवरोधक या इनमें हर प्रकार का? तो साथियों याद रखिएगा, लैक्टोप्रेन में लैक्टोज का जो कार्य होता है वो प्रेरक होता है। प्रेरक कहने का मतलब जैसे मोटिवेशनल होता है उसी प्रकार वो प्रेरक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रेरक। आगे नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल पे कहता है कि नियंत्रण यानी रेगुलेटर जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन या प्रमोटर जीन? फटाफट से दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि फटाफट से आप लोगों के बीच आंसर को रखा जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सेम उसी प्रकार आप लोग भी इसका जवाब देते चलिए ताकि मैं और भी फास्ट में इसका आंसर बताते चलूं। आपको पता होगा साथियों, जितने भी हमने आज तक 5 क्लास किए हैं, कोई भी क्लास आपको 1 घंटा का नहीं मिला है और उसमें हमने हर एक क्लास में 35 से 40 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के कराए हैं। तो इसी प्रकार इस क्लास को भी रखेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, निरोधक जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधक जीन कहते हैं निरंतर जीन को, याद रखिएगा। रेगुलेटरी जीन जिसे कहते हैं रेगुलेटर जीन कहते हैं। तो ये निरोधक जीन हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि यूकेरियोटिक में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं, एक्सॉन एक्सॉन या इंट्रॉन या विखंडित जीन? तो याद रखिएगा इसको एंट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंट्रॉन। अगला नंबर सवाल 4 नंबर, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है? अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, बताइए फटाफट से। आरएनए से प्रोटीन या डीएनए से डीएनए, डीएनए पर डीएनए या डीएनए पर आरएनए या आरएनए पर डीएनए? अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? सभी का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए ताकि ये भी पता चल सके कि आप लोग लगातार इस क्लास को देख रहे हैं। तो अनुवादन एवं स्थानांतरण में बनता है साथियों, याद रखिएगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर सवाल, प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है? प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य क्या है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। विषाणुओं में पाए जाते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं या जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं या केंद्रकीय गुणसूत्र में भाग लेते हैं? तो प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य कथन जो है, याद रखिएगा साथियों, जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जीन स्थानांतरण में बहुत उपयोगी होते हैं, क्या? प्लाज्मिड जीन, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल साथियों, आपको बता दूं ये पीडीएफ बहुत ही शानदार बनाया गया है। आपको जब मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं इस पीडीएफ में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो न्यूक्लियोसाइड है, बताइए। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर नाइट्रोजन
क्षारक और शर्करा की बात करें, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा की जब बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। साइड और टाइड अलग अलग चीज होती है। अगर नाइट्रोजनी क्षारक तो है, साथ में शर्करा भी है, लेकिन अगर इसमें फॉस्फेट, जी हाँ, अगर इसमें हम लोग फॉस्फेट को मिला देते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। क्या होता है, टाइड, याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल को देखते हैं, कहता है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है, साइटोसिन कितना है, 18%। एडेनिन का प्रतिशत पूछा गया है। याद रखिएगा, साइटोसिन और गुआनिन आपस में बराबर होते हैं और एडेनिन और थाइमिन आपस में बराबर होते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई 100 क्या है, फल है, तो आपस में ये दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें भी क्या हो जाएगा साथियों, इसमें भी 50-50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइटोसिन 18% दिया गया। ठीक है, साइटोसिन ये कितना है, ये साइटोसिन कितना है साथियों, 18% है। लेकिन सर यहाँ पे ग्वानिन नहीं पूछा गया, क्योंकि इसका पूरक तो ग्वानिन है, यानी इसके बराबर में तो ग्वानिन आता है। तो याद रखिए अगर साइटोसिन 18 है तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 18%। और एडेनिन यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा इसमें भी 50-50 है, एडेनिन और थाइमिन भी कितना है, 50-50 है। तो सिंपल आपको करना क्या है, जब भी आपको जोड़ा से ना पूछा जाए, मान लीजिए साइटोसिन और ग्वानिन अगर जोड़ी में है, एडेनिन और थाइमिन भी जोड़ी में है, अगर इससे ये नहीं पूछा जा रहा कि साइटोसिन 18 है तो ग्वानिन क्या होगा, यहाँ पे तो एडेनिन पूछ दिया सर, इसके जोड़ी के पूछ दिया। तो अगर एक जोड़ी को छोड़ के दूसरे जोड़ी के पूछ दे तो आपको करना है क्या साथियों, सीधा 50 में से क्या करना है, 18 को घटा देना है। अगर 50 में 18 को घटाते हैं तो 32, 8, 40, 10, 50, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा इसका, याद रखिएगा। सिंपल सा ट्रिक है, अगर इस ट्रिक को आप नहीं अपनाते हैं तो आप लोग गुना भाग करते रह जाइएगा एग्जाम में और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो याद रखिएगा डीएनए में अगर साइटोसिन का परसेंट 18 बोल दे और उसके पूरक का ना पूछ के अलग जोड़ी का पूछ दे, एडेनिन का जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया, तो याद रखिएगा मात्र 50 में से आपको जो साइटोसिन दिया गया है उसको घटा लेना है और आंसर आपको फटाफट आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर में भी दिया गया है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ता है, बताइए। तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये डीएनए के खंड को जोड़ने का कार्य करता है। पहले तो इसको काटा जाता है, इसको काटा जाता है डीएनए के खंड को, फिर उसके एगारोज जेल के माध्यम से उसके क्या करते हैं, अलग करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज द्वारा फिर से उसको जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, बताइए। डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा ए और बी दोनों है। क्या है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। डीएनए टाइपिंग भी करता है और प्रोफाइलिंग भी करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर है। 10 नंबर पर चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। क्रॉसिंग ओवर से जब भी सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि आपसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकिटीन या मेटाफेज। फटाफट से आंसर बताएंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। जी है, सभी का आंसर क्या आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। पैकिटीन अवस्था में क्या होता है साथियों, क्रॉसिंग ओवर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 11 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे एक ही राइट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके, जी हाँ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपस में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है।
तो न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध रहता है? याद रखिए, पेप्टाइड बंध या एस्टर बंध, ए और बी दोनों, हाइड्रोजन बंध। तो न्यूक्लिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस के बीच अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। फटाफट से आगे चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। बीटा डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? एक पूरा घुमाव में पूछा गया है किसका? बीटा। किसका पूछा गया साथियों? 4 ऑप्शन एक ही पेज पे है, चलिए बताइए। बीटा डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में डीएनए इस प्रकार का होता है, याद रखिएगा इस प्रकार का होता है। तो घुमाव में नाइट्रोजन बेस जो होता है साथियों, नाइट्रोजन क्या होता है? बेस होता है, यानी क्षार होता है। कितने पेयर्स होते हैं? बेस के कितने पेयर्स होते हैं? 5, 10, 15, 20। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, 20 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 20 होते हैं। अगला नंबर 14 नंबर, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। आंसर भी आपको दिख गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लग रहा होगा कि हाँ एकदम स्पीड में क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि पता चले कि आप लोग क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। और लाइक करने के बाद लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। कमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कमेंट आप लोग क्लास में किया करें जाते समय। क्लियर? तो सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, लैंगिक प्रजनन या ए और बी दोनों। याद रखिएगा ए और बी दोनों यहाँ पे है। अलैंगिक प्रजनन भी कराए जाते हैं और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे को भी कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब अगर ये पौधा है कोई, तो ये आपस में क्या करता है, एक यहाँ से अपने सूक्ष्म का एक पेड़ निकालता है और एक कट जाता है यहाँ से, और ये जब धरती पे गिरता है तो नए पौधे का यहाँ से निर्माण हो जाता है। यही सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है, याद रखिएगा। तो अलैंगिक एक प्रकार का जनन हुआ क्योंकि दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही जीव इसको प्रजनन कर दिया। और समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे भी होते हैं, यानी अनुवांशिक गुण भी इनके जो पैदा किए हैं उनके एकदम समान होंगे। 15 नंबर, इनमें से कौन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता, ये पूछा गया है। सभी का जवाब आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में धुआंधार जवाब आना चाहिए कि कौन नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता। थाइमीन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। याद रखिएगा यूरासिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है साथी? यूरासिल नहीं होता है। थाइमीन होता है, बिल्कुल होता है। गुआनिन की बात करते हैं, बिल्कुल होता है। साइटोसिन होता है। तो सर यूरासिल नहीं होता है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? इसके पूरक क्या हो जाएगा? एडेनिन होगा। तो थाइमीन, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, डीएनए में होता है। लेकिन कौन नहीं होता है? यूरासिल नहीं होता है। 16 नंबर, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? टीएमबी का है, बैक्टीरियोफेज का है, इनमें से दोनों का है या किसी का नहीं है? याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज। इसका स्ट्रक्चर आप लोग जरूर देख ले। स्ट्रक्चर आप लोग इसका एनसीईआरटी में जरूर देखिए। किसमें देखिए? एनसीईआरटी में आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो है जरूर देख लीजिएगा, बैक्टीरियोफेज का दिया गया है। अगला 17 नंबर सवाल, डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से अगर हम एमआरएनए बना रहे हैं, ये दोस्तों डीएनए से एमआरएनए, इस प्रक्रिया को आप क्या कहिएगा? इसे बनाने की प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को साथियों यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 18 नंबर सवाल कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन या ओकोजीन, सहप्रभाविता जीन। बताएंगे फटाफट से। 18 नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको रोज क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें।
चलिए, एक ही स्थान पर अगर उपस्थित होने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उन्हें क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई स्थान है और उपस्थित है बहुत सारे जीन, तो इसे बहुजीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। बताएंगे इसका आंसर फटाफट से कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। अनुकूली विकिरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, अपसारी क्रम विकास। साथियों, अगर इसका क्वालिटी आप लोगों को लो दिख रहा है तो प्लीज आप लोग क्वालिटी को अपने आप चेंज कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आपको पता होगा, तो क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं। आशा है मेरी तरफ से कि फुल क्वालिटी में आपको फुल एचडी क्वालिटी में क्लास को दिया जाए। तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। याद रखिए, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों, अनुकूली विकिरण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, सुकेंद्रकीयों में टी आर एन ए 5 आर एन ए एवं एस एन आर एन ए के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्गत होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इसका राइट ऑप्शन होता है। ये रट्टा मार क्वेश्चन है। क्या है, रट्टा मार क्वेश्चन है, इसे आप रट लीजिए। आगे चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। प्रतिबंधन न्यूक्लिएज डीएनए के एक विशिष्ट खास शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु, बीएनटीआरए, मिनी सैटेलाइट, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इसका ए ही राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ए ही ऑप्शन नंबर राइट है। आगे चलते हैं हम लोग अगला सवाल पर। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। किसी भी अगर जीन की अभिव्यक्ति है इनमें से किसके द्वारा संपादित होगी। छोटा व्यक्तिकारी आरएनए या एंटीसेंस आरएनए, ए और बी दोनों। यहाँ पे आंसर भी आपको दिख गया होगा, ए और बी दोनों के द्वारा क्या होता है, संपादित होती है। तो आपके पीडीएफ में आंसर इसलिए इंक्लूड किया गया कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, आंसर को खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका गलत फायदा बिल्कुल भी ना उठाए, क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़े। आप अगर ये चाहेंगे कि हम वीडियो को देखकर और पीडीएफ को देखकर ही याद कर लेंगे तो ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि किताबें में लिखी गई बात अक्सर लिखी ही रह जाती है, याद रखिएगा। तो रोज का क्लास देखना जरूरी है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए सी राइट है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल यहाँ पे जीन रेगुलेशन का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो टोटल के टोटल आज के लिए टोटल 23 ही प्रश्न थे इस चैप्टर से लिया गया, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। जी हाँ, आपके एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट था ये प्रश्न। और 2024 में निश्चित रूप से जितना भी क्वेश्चंस कराया गया है इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या होगा सर, इससे बाहर नहीं आएगा, ये निश्चित रूप से मैं लिख के दे दिया हूं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आके रहेंगे। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि स्टडी विथ रवि चैनल के साथ जुड़े रहिए। 90% लाने के लिए आप लोग जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 90% के लिए 90% आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, शुभ रात्रि।